नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद ही दिलचस्प और ऐतिहासिक विषय की गहराइयों में जाने वाले हैं। हम बात करेंगे जान जाक रूसो की 1762 की उस महान रचना की जिसने दुनिया को सोचने का एक नया नजरिया दिया, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सामाजिक समझौता सिद्धांत। ये एक ऐसा विचार है जिसे आधुनिक राजनीतिक विचारधारा की सबसे मजबूत नींव में से एक माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस बहुत ही बुनियादी सवाल पर गौर कीजिए। आखिर किसी भी राज्य या सरकार की असली ताकत किसके पास होती है? सत्ता का ये अधिकार वास्तव में आता कहां से है? सच कहें तो इसी एक सवाल ने रूसों को इतना गहराई से सोचने पर मजबूर किया कि उन्होंने एक पूरे क्रांतिकारी सिद्धांत को जन्म दे दिया। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के हमारे इस विश्लेषण की रूपरेखा क्या होगी। सबसे पहले हम समझेंगे रूसों का सामाजिक समझौता, फिर देखेंगे प्राकृतिक अवस्था से राज्य तक का सफर। इसके बाद सिद्धांत के मुख्य तत्व, सामान्य इच्छा और संप्रभुता पर चर्चा होगी, और अंत में इसकी आलोचनाओं और आधुनिक लोकतंत्र पर इसके गहरे प्रभाव को भी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, रूसों का सामाजिक समझौता, यानी शक्ति का वास्तविक स्रोत। देखिए, रूसों के इस पूरे दर्शन का आधार एक बहुत ही सरल लेकिन उस दौर के हिसाब से बेहद शक्तिशाली विचार है, और वो विचार ये है कि राज्य की वास्तविक शक्ति किसी राजा या शासक के पास नहीं, बल्कि सीधे तौर पर जनता में निहित होती है। 18वीं सदी के हिसाब से जरा सोचिए, ये एक ऐसा विचार था जिसने सत्ता को देखने का नजरिया पूरी तरह से पलट कर रख दिया था। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, प्राकृतिक अवस्था से राज्य का निर्माण, यानी प्रारंभिक मानवता की ये ऐतिहासिक यात्रा। तो आखिर इंसान इस राज्य या व्यवस्था तक पहुंचा कैसे? रूसो समझाते हैं कि शुरुआती प्राकृतिक अवस्था में इंसान बिल्कुल आजाद, समान और बहुत शांति से रहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, समाज में निजी संपत्ति और स्वार्थ जैसी चीजें पैदा होने लगी। इसका नतीजा ये हुआ कि असमानता और संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ गए। इसी बढ़ती हुई अराजकता से बचने के लिए एक नए रास्ते की जरूरत महसूस हुई, और शांति बनाए रखने के लिए लोगों ने आपस में एक सामाजिक समझौता किया। इस ऐतिहासिक समझौते की शर्तें एकदम साफ थी। इसे एक तरह के सौदे की तरह समझिए। एक तरफ हर इंसान अपनी बेलगाम व्यक्तिगत शक्ति और अधिकारों को समाज को सौंप देता है, लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है? उसे मिलती है पूरे समाज की सामूहिक सुरक्षा और एक नई तरह की समानता की पक्की गारंटी। अनियंत्रित आज़ादी के बदले सामूहिक सुरक्षा, यही था इस समझौते का मूल आधार। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, इस सिद्धांत के मुख्य तत्व जिन्हें हम राज्य के निर्माण खंड भी कह सकते हैं। रूसो के अनुसार एक सुचारू समाज का पूरा ढांचा मुख्य रूप से इन 5 तत्वों पर टिका होता है। पहला है प्राकृतिक अवस्था, जहां से सब शुरू हुआ। दूसरा है सामाजिक समझौता, जिसने इस नए समाज को जोड़ा। तीसरा है सामान्य इच्छा। चौथा है जनता की संप्रभुता, और पांचवा है स्वतंत्रता और समानता। ये पांचों तत्व मिलकर ही रूसों के राज्य की एक मुकम्मल रूपरेखा तैयार करते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रूसो पूरी स्पष्टता से कहते हैं कि यह समझौता जनता का केवल जनता के साथ होता है। इसमें किसी राजा या सम्राट के साथ कोई करार नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब यह था कि रूसो निरंकुश राजतंत्र को सत्ता के इस समीकरण से पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखा रहे थे। अब बात करते हैं चौथे और शायद सबसे अहम विषय की, सामान्य इच्छा और संप्रभुता। इसे रूसो के दर्शन का हृदय कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो ये सामान्य इच्छा या जनरल विल आखिर है क्या? आसान शब्दों में समझें तो ये वो इच्छा है जो समाज के सभी लोगों के सामूहिक हित और कल्याण के बारे में सोचती है। रूसों का दृढ़ विश्वास था कि राज्य का अस्तित्व ही इसीलिए है कि वो इस सामान्य इच्छा के अनुसार काम करे। राज्य का हर एक कदम, हर एक फैसला इसी सामूहिक भलाई से निर्देशित होना चाहिए। और ठीक यहीं से जनता की संप्रभुता का सिद्धांत निकल कर आता है, जो उस समय के पारंपरिक ढांचे को जड़ से हिला देता है। इसके अनुसार असली सत्ता राजा में नहीं बल्कि जनता में है। शासक कोई परम शक्तिमान नहीं है, वो तो महज जनता का एक सेवक है। और सबसे बड़ी बात, अगर वो शासक सही से काम नहीं करता तो जनता के पास उसे हटाने या बदलने का पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था के सही ढंग से काम करने के लिए रूसो ने एक बहुत बड़ी शर्त रखी। कानून हर एक व्यक्ति के लिए बिल्कुल समान होने चाहिए।
स्वतंत्रता और समानता के प्रबल समर्थक होने के नाते उनका मानना था कि एक न्यायपूर्ण समाज तभी बन सकता है जब कानूनी रूप से सभी के लिए एक समान खेल का मैदान हो। किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसलिए बढ़ते हैं हमारे 5वें हिस्से की ओर, सिद्धांत की आलोचनाएं और इसकी खामियों का निष्पक्ष विश्लेषण। देखिए, दुनिया का कोई भी दर्शन पूरी तरह से खामियों से मुक्त नहीं होता। इस सिद्धांत पर भी कुछ बहुत ही वाजिब सवाल उठाए गए हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि यह सामान्य इच्छा व्यावहारिक रूप से तय कैसे होगी। ये काफी अस्पष्ट है। दूसरा, रूसो जिस प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं वो आज के समय में विशाल आबादी वाले बड़े देशों में लागू करना लगभग असंभव सा है। और एक बहुत बड़ी चिंता ये भी है कि सामूहिक इच्छा के नाम पर अक्सर किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भारी दबाव का सामना करना पड़ सकता है। अब हम पहुंच चुके हैं इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर, आधुनिक लोकतंत्र पर इसका प्रभाव और इस सिद्धांत की विरासत। रूसो के इन विचारों की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने सीधे तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के लिए एक वैचारिक आधार का काम किया। इसी सिद्धांत ने निरंकुश राजतंत्र की जड़ों को उखाड़ फेंका और आधुनिक लोकतांत्रिक विचारों की मजबूत नींव रखी। आज दुनिया भर में जो मानव अधिकारों और समानता की बात इतनी प्रमुखता से की जाती है, उसे एक मजबूत वैचारिक सहारा रूसो के इसी काम से मिला था। अगर रूसो के इस पूरे दर्शन के सार को एक लाइन में समेटना हो तो ये ऐतिहासिक उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। राज्य का निर्माण जनता की इच्छा से होता है और उसकी शक्ति का स्रोत भी जनता ही है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हमें यही सबसे बड़ा और स्थायी सबक मिलता है। कोई भी सरकार महज तब तक ही वैध है जब तक उसे अपनी जनता की सहमति प्राप्त है। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोकतंत्र मौजूद है, लेकिन क्या आज के आधुनिक लोकतंत्र वास्तव में रूसो की उस सामान्य इच्छा को दर्शाते हैं? क्या आज की व्यवस्थाएं वाकई में जनता के सामूहिक कल्याण के लिए काम कर रही हैं, या फिर ये सिर्फ किताबों में लिखा एक आदर्श बनकर रह गया है? रूसो के इस ऐतिहासिक चश्मे से आज की राजनीति को देखना निश्चित रूप से एक दिलचस्प अनुभव है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।